जी सर, आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरह से 27 सालों से ये बिल लटका हुआ था और आज इस बिल को पेश किया गया है, क्या इस बिल का पेश होना सरकार की एक क्रांतिकारी नीतियों में से एक माना जाएगा? देखिए दीपिका, सबसे पहले मैं इस देश की आधी आबादी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज आधी आबादी को उनका पूरा हक मिल चुका है। और निश्चित तौर पर ये एक मोदी सरकार का बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। जिस तरीके से आपने कुछ देर पहले अपने हमारे जो दर्शक हैं उनको बता रही थी कि ये जो 96 से ये मामला अटका हुआ था, देवगौड़ा सरकार में सबसे पहले महिला आरक्षण विधेयक का ये जो बिल था पेश किया गया था। उसके बाद वाजपेयी सरकार ने कई बार इस बिल को पेश करके पास कराने की कोशिश की, लेकिन नंबर गेम हर बार महिला आरक्षण जो बिल था उसके फेर में आ गया, जिसकी वजह से बिल पास नहीं हो सका। उसके बाद 2004 में जब यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार आई तो उन्होंने भी इस बिल को पेश करने की कोशिश की, लेकिन इच्छा शक्ति की कहीं ना कहीं कमी थी, जिसकी वजह से ये बिल अटका रहा। उसके बाद 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो और उससे पहले उन्होंने महिलाओं से वादा किया था कि भाई हम जो है महिलाओं को राजनीति में आरक्षण देंगे और उसके लिए बिल पास कराएंगे। लेकिन कुछ समय तक नरेंद्र मोदी जी भी शायद इस बिल को भूल गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में ये बात थी कि उनको कब किस वक्त इस बिल को देश के सामने रखना है और महिलाओं को बहुत बड़ा उपहार देना है। तो आज देखिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण भी सुना होगा जब उन्होंने कहा कि इसको कई सरकारों ने कई सालों से इस बिल को पेश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये शुभ काम मेरे हाथों से ही होना लिखा था, जिसकी वजह से आज मैंने ये काम कर दिया। और जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बिल पेश कर रहे थे तो उस वक्त जो पूरे देश की नई संसद थी और जो देश की आधी आबादी है वो बहुत खुश थी। अब आप भी देखिए कि अब जब 33% महिलाओं को राजनीति में भागीदारी मिल जाएगी तो उसके बाद जो संसद का है वो स्वरूप क्या होगा। देखिए 543 सीटें हैं फिलहाल संसद में, 33% जब आरक्षण उनको मिलेगा तो 181 के आसपास जो महिला सांसद देश की पार्लियामेंट में बैठेंगी। इसके अलावा जो एससी के लिए रिजर्वेशन है सीटों का वो 84% है, जिसके बाद 33% आरक्षण उसी में लागू होगा। तो करीब 28 सीटें जो एससी महिला हैं उनके लिए चुनी जाएंगी। एसटी की अगर हम बात करें तो करीब मेरे ख्याल से 47 सीटें हैं एसटी के लिए, उसमें अगर हम 33% का रिजर्वेशन देते हैं तो करीब 14 या 15 सीटें एसटी महिलाओं के लिए मिल जाएंगी। लेकिन इस बिल की सबसे खास बात ये थी कि इसमें ओबीसी रिजर्वेशन का या सीधे तौर पर कहें कि ओबीसी जो महिलाएं हैं उनका जिक्र इसमें नहीं है। और अगर हम 96 से देखें जब इस पहली बार देवेगौड़ा सरकार ने इस बिल को पेश किया था, जो उसका मसौदा तैयार हुआ था उसमें एससी और एसटी के लिए तो रिजर्वेशन था, लेकिन ओबीसी के लिए इसमें रिजर्वेशन नहीं था। वही गलती वाजपेयी सरकार ने की और वही गलती मनमोहन सिंह सरकार ने की। तो इसी वजह से जो तमाम जो ओबीसी पॉलिटिक्स करने वाले नेता हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो या शरद यादव हो, उन्होंने इस बिल के खिलाफ बोला था और कहा था कि जब तक ओबीसी के लिए रिजर्वेशन इस बिल में नहीं होगा तब तक इस बिल का कोई मतलब नहीं है। दरअसल उन लोगों को डर लगता है जो अपर कास्ट की महिलाएं हैं उनका इसमें वर्चस्व हो जाएगा। अब देखना होगा कि जब इस बिल पर चर्चा होगी तो मोदी सरकार के मन में क्या है, प्रधानमंत्री मोदी के दिलो दिमाग में कौन सी तस्वीर है इस आरक्षण को लेकर वो साफ होगी। फिलहाल जिस तरह से मसौदा तैयार आया है वो एससी और एसटी के लिए तमाम चीज़ें हाईलाइट की गई हैं, ओबीसी के लिए इसमें कोई जगह नहीं दी गई है। तो इस पर बहस होनी निश्चित है। और लेकिन दूसरा सवाल आपका निश्चित तौर पर यही होगा कि जब पूरा विपक्ष तैयार नहीं है, जब तक एससी के लिए रिजर्वेशन नहीं, माफ कीजिएगा ओबीसी के लिए रिजर्वेशन नहीं होगा तो ये बिल पास होगा या नहीं। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद में ये बिल पेश किया है तो फ्लोर पर गिर जाने का तो मतलब ही नहीं उठता, चाहे लोकसभा की बात हो या राज्यसभा की बात हो। जो सरकार के फ्लोर मैनेजर हैं उन्होंने पूरी तैयारी इसमें कर ली होगी और उसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ा स्टेप उठाया है। अब आप देखिए इस बिल का रिएक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले जो हमारे देश की महिलाएं हैं वो बहुत खुश हैं। देखिए जहाँ तक महिलाओं की बात है तो महिला उत्थान की हम लोग बहुत बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की हम लोग बात करते हैं, लेकिन जब उनको भागीदारी देने की बात आती है तो जो पुरुष प्रधान देश जिसको कहा जाता, पुरुष ही हमेशा हमेशा पीछे हो जाते हैं। लेकिन अब इस रिजर्वेशन के बाद जो महिला शक्ति है पुरुषों के साथ संसद में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी।
जी दीपिका। जी बिल्कुल सर, हालांकि आपने मेरे सवाल का जवाब पहले ही दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरह से विपक्ष कोटे पर कोटे का खेल, यानी कि जो लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं, ऐसे में क्या अब आगे की राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है? क्या कोई अड़चन आ सकती है? देखिए, मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर नहीं लगता कि किसी तरह की कोई अड़चन आएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या उनकी सरकार ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ इस बिल को पेश किया है, तो उसके बाद किसी तरह की कोई अड़चन आने वाली नहीं है। और ये भी देखिए कि जब ये बिल पेश हुआ तो चाहे बसपा हो, सपा हो या कांग्रेस हो या जितने भी तमाम दल हैं, सभी ने इसका लगभग समर्थन किया है। अब उनके सामने कोई चारा नहीं था, क्योंकि महिलाओं को कोई भी अपना दुश्मन बनाने के बारे में सोच नहीं सकता। कोई भी अगर इस बिल के खिलाफ बोलेगा तो सीधे तौर पर उसको पॉलिटिकल नुकसान होगा, क्योंकि महिलाएं जो है उनकी भागीदारी वोट देने में बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर हम ज़िलों का प्रतिशत निकालते हैं हर चुनाव में, तो महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं है वोट डालने के मामले में। तो ऐसे में महिलाओं को नाराज़ करने का जोखिम कोई नहीं उठाएगा। लेकिन हाँ, ये लड़ाई ज़रूर है कि कोटे पे कोटा, इसको लेकर जो जब लोकसभा में इस बिल पर चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर राजनीति बहुत ज़्यादा हावी रहेगी, राजनीतिक माहौल गरमाएगा भी, और संसद के दोनों सदनों में माहौल बहुत गर्म रहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने जब ये बिल पेश किया, उनका कॉन्फिडेंस देखकर लगता है कि उनके फ्लोर मैनेजर्स ने इसके लिए भरपूर तैयारी की होगी, जिसके बाद मुझे नहीं लगता कि इस बिल को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो दल, और खासतौर पर जो क्षेत्रीय दल हैं, जो ओबीसी पॉलिटिक्स करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस पर राजनीति जरूर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ओबीसी समाज को मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि देखिए, वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जो तमाम सरकार के लोग हैं वो ओबीसी की बात करते हैं, उनको हक दिलाने की बात करते हैं, लेकिन जब रिजर्वेशन की बात होती है तो रिजर्वेशन में उनको जगह नहीं दी गई है। लेकिन अभी इस पर डिस्कशन चल रहा है, तो चूंकि बिल का जो प्रारूप है पूरी तरह से सबने अभी पढ़ा नहीं है, हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ गेम प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी टीम ने किया हो। दीपिका। जी बिल्कुल सर, देखिए जिस तरह से ये लंबा सफर तय करते हुए बिल आज यहाँ पर पहुंचा है, कांग्रेस जब सत्ता में रही है तो कांग्रेस की ओर से भी प्रयास किए गए हैं इस बिल को लाने के लिए। ऐसे में क्योंकि जब ये बिल पेश किया जा रहा था तो ये भी देखने को मिला था हंगामेदार रहा, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जो कांग्रेस की ओर से भी उठाया गया है और आज बीजेपी की ओर से भी इसको पेश किया गया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक आम राय देखने को मिल रही है इस बिल को लेकर भी। देखिए दीपिका, आपने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण संसद में खत्म हुआ तो अधीर रंजन चौधरी का बयान आपने सुना होगा। उन्हें ये बात मालूम थी कि भाई ये जो महिला आरक्षण जो बिल है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में पेश किया है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई भी नेगेटिविटी नहीं है और कांग्रेस इस बिल का अपोज कर नहीं सकती, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जो राजनीति करने वाले जितने भी दल हैं वो महिलाओं को अपना दुश्मन नहीं बना सकते। वोट बैंक बहुत ज़रूरी है महिलाओं का। तो उन्होंने कहा कि ये बिल बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि राजीव गांधी भी हमेशा महिला जो आरक्षण बिल है उसकी वो बात करते थे। इसके अलावा सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 बार चिट्ठी लिखी और यूपीए 1 और यूपीए 2 में भी इस महिला बिल को संसद में पेश किया गया। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जब बात क्रेडिट वॉर की आती है तो देखिए ये विपक्ष को अच्छी तरह से मालूम है और जो मुख्य विपक्ष कांग्रेस है तो ये भी उसको मालूम है कि भाई इसका जो पूरा क्रेडिट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल लूट चुके हैं। और सभी के दिलो दिमाग में ये बात आ गई है कि भैया जो महिला आरक्षण विधेयक आया है ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बूते पर आया है। अब थोड़ा सा क्रेडिट वो भी ले लें, जो थोड़े से लोग सुन रहे होंगे पार्लियामेंट में, जो महिलाएं खासतौर पर सुन रही होंगी, तो वो कांग्रेस भी उनके दिमाग में ये बात डालने की कोशिश कर रही होगी कि भाई केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि हमारे जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री थे देश के राजीव गांधी, तत्कालीन जो सांसद हैं रायबरेली से सोनिया गांधी, तो यूपीए की वो अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, वो भी महिलाओं के हित की बात करती थी, वो भी महिला आरक्षण की समर्थक थी और 2 बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी। तो क्रेडिट वॉर की कहीं ना कहीं लड़ाई मुझे आज पार्लियामेंट में दिखाई दी। और मुझे ये भी याद है, मैंने वो सीन देखा कि जब अधीर रंजन चौधरी को जो ओम बिरला हैं उन्होंने बैठाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत लंबा बोल लिया, आप क्या विपक्ष को बोलने नहीं देंगे। कांग्रेस भी बताएगी कि महिलाओं के लिए वो कितनी हितैषी है।